से खबर ग्वालियर से। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में स्वागत करने विमानतल पहुंचे सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता आपस में ही यहां पर झगड़ पड़े। स्वागत के दौरान दो नेताओं के बीच विवाद भी हो गया। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया समर्थक नेता आपस में ही झगड़ पड़े। एयरपोर्ट पर मौजूद अन्य नेताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तो खबर ग्वालियर से। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर चंबल में दौरे करने वाले हैं। नामों का ऐलान हो चुका है और सभी सिंधिया समर्थक को टिकट दिया गया है जो भी विधायकी छोड़कर आए थे। और इसी के मद्देनजर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने विमानतल पहुंचे सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता आपस में ही झगड़ पड़े। स्वागत के दौरान दो नेताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद झगड़े में बदल गया तो सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया समर्थक नेता आपस में ही विवाद में उलझ गए। हालांकि एयरपोर्ट पर मौजूद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इन दोनों नेताओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। तो दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर चंबल में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। चुनावी दौरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के शुरू हो जाएंगे और उसी के मद्देनजर उनका स्वागत करने के लिए ये नेता विमानतल पर पहुंचे थे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील कौशिक, ये आपस में ही नेता एक सहमत नहीं हो पा रहे हैं या क्या वजह थी इस झगड़े की? बीजेपी के नेता ही बताए जा रहे हैं और दोनों ही सिंधिया समर्थक भी हैं। सुशील, आवाज अब आप तक पहुंच रही है। दो नेता जो दोनों ही सिंधिया समर्थक बताए जा रहे हैं, क्यों झगड़ गए, क्या वजह थी? देखिए, आज सिंधिया एयरपोर्ट पर आए और उसके बाद स्वागत के लिए इनके समर्थकों में होड़ मची हुई थी। यही वजह है कि उस दौरान धक्का मुक्की हुई और जब सिंधिया यहाँ से चले गए तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही संजय शर्मा और एक और जो दूसरे सिंधिया के ही समर्थक कार्यकर्ता है उन दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बहस जो है गाली गलौज तक बढ़ गई। वहां मौजूद दूसरे जो नेता थे बीजेपी के, उन नेताओं ने इन्हें समझाइश दी और उसके बाद मामला शांत कराया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक अप्रिय घटना टल गई लिहाज से अगर कहा जाए तो दो समर्थकों के बीच जिस तरह से पूरा झड़प हुआ था ये एयरपोर्ट पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी के लिहाज से भी ठीक है कि समय रहते झगड़ा सुलझ गया। कई बार ऐसा होता है कि हालात न केवल दो लोगों के बीच का जो झगड़ा वो दो गुटों में तब्दील हो जाता है और ये कम से कम बीजेपी के लिहाज से तो कुछ ठीक नहीं होता। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मैदान में है और 28 सीटों पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया सबसे बड़ा चेहरा है और उनके आगमन के दौरान ही अगर उन्हीं की पार्टी के दो समर्थकों के बीच इस तरह के अगर अप्रिय वाक्य होते हैं तो कहीं ना कहीं संदेश गलत भी जाता है, विपक्ष भी इसका फायदा उठाता है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं ने समय रहते इन दोनों समर्थकों को समझाइश दी और एक दूसरे से दूर कराया। ये उस दौरान कैमरे भी आसपास सभी मीडिया कर्मियों के चालू थे। यही वजह। बिल्कुल। हालांकि सुशील, अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि जो नए बीजेपी नेता बने हैं या कार्यकर्ता बने हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, पुराने जो दशकों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अभी भी उनके बीच तालमेल नहीं है। उनके बीच झगड़ा होता तो ये एक बड़ा मसला तो हो ही जाता, लेकिन ये जो विवाद था सिंधिया समर्थकों के ही बीच था। इसकी स्वाभाविक है कि जो स्थितियां हैं या ये कहें कि जानकारी सिंधिया तक भी जरूर पहुंच गई होगी इस विवाद की और कोशिश भी होगी अब बीजेपी के जरिए सुशील की ऐसे विवाद ना बने, ऐसे हालात ना बने। बिल्कुल, सिंधिया के जाने के बाद जैसे ये वाकया हुआ कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ सिंधिया तक पूरी जानकारी उसकी पहुंच चुकी ही होगी और स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता अगर इस तरह से भिड़ते हैं तो कोई पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़े जिससे खिंचालेदारी हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो सिंधिया समर्थक दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़े तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मसले पर सोच विचार जरूर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि मामला शांत हो गया है। दरअसल विमानतल पर पहुंचे थे ग्वालियर में समर्थक और चूंकि होड़ थी स्वागत करने की सिंधिया की, उसी दौरान विवाद हो गया। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर भोपाल से। उपचुनाव का अजब गजब रंग अब देखने को मिल रहा है। टिकट के लिए समाजवादी पार्टी ने अनोखा तरीका निकाला है। दावेदारों के लिए पार्टी ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। टिकट की चाहत रखने वाले 755729 5555 पर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल एमपी में
समाजवादी पार्टी का भी एक विधायक है और 28 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। इसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और उसके बाद ये नायाब तरीका समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है। 2013 में समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं था, जबकि 2018 में एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, वोट प्रतिशत भी करीब 1.3 और एक विधायक, और शायद यही वजह कि आकर्षण सियासी जो सियासत से जुड़े लोग हैं उनके बीच समाजवादी पार्टी को लेकर एमपी में है नहीं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए 2018 के चुनाव पर नतीजों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल करी थी। बहुजन समाज पार्टी कई ऐसी सीटों पर दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी जहां पर चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवारों की का टोटा पड़ गया और कोई उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी किया और इस बात का लोगों से अपील की जा रही है कि इस नंबर पर कॉल करके यदि कोई उम्मीदवार बनना चाहता है, समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसका स्वागत किया जाता है। कुल मिलाकर इस बार का मुकाबला मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर फाइट देती हुई नजर आ रही है, लेकिन चतुष्कोणीय मुकाबला सीटों पर होगा शायद ऐसा नहीं है और शायद यही कारण है कि कोई समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक जो सीट है भी समाजवादी पार्टी के पास, वो भी उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा की सीट है। बहुत शुक्रिया रहिएगा अनुराग, आपके साथ और भी खबरों पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने का बंधन खत्म हो गया। राजनीतिक कार्यक्रमों में अब 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट सकेगी। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। भीड़ में मास्क पहनना जरूरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह नई गाइडलाइन जारी की है। तो नई गाइडलाइन के तहत जो सियासी आयोजन होंगे या राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होंगे, उनमें 100 से ज्यादा लोगों जुटने का जो बंधन था वो खत्म हो गया है। अनुराग हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए। अनुराग, ये एक ढील जरूर आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से भी, चूंकि बाई इलेक्शन है और 100 से ज्यादा तो स्वाभाविक है कि हर सियासी दल के आयोजन में जुड़ ही रहे थे। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट की तरफ से भी एक आदेश आया था कि जो चुनावी कार्यक्रम है उसमें केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन होना चाहिए और 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ को नहीं जुटाया जाना चाहिए। और इसी पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ, फूल सिंह बरैया समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिसको लेकर खासा बवाल मचा था। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा की संख्या में लोग जुट सकेंगे, और लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम शर्तें लागू की गई है, यानी कि भीड़ में यदि कितने लोग कितनी दूरी पर बैठ सकेंगे, साथ ही मास्क पहनना जरूरी होगा। इस तरह के आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हो गया है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और लगातार पार्टियों के बड़े नेता उपचुनाव वाली सीटों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर भीड़ जुट भी रही है। तो ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो जारी आदेश है वो काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन प्रशासन के सामने जरूर चुनौती बढ़ गई है अनुराग। अगर बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाना जरूर यहां पर चुनौती होगी। शुक्रिया अनुराग, बहरहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं दल हित की चिंता है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ है कांग्रेस। राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन भी सामने है। दलितों के हितों पर कुठाराघात किया है। धोखे की राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है देश में। देश को जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। तो कांग्रेस पर वह तीखा हमला बोला है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं दल हित की चिंता है। सुनिए। हाथ दंगाइयों के साथ, इनको दलित की चिंता नहीं है, कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी।
अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। देखो, पहली बात तो वहां जिला नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी बेहद तीखा हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस को दलित विरोधी करार दे रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी को भी नरोत्तम मिश्रा ने निशाने पर लिया है। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं, दल हित की चिंता है। दरअसल आपको बता दें कि बाई इलेक्शन में मध्य प्रदेश में एसटी एससी वोट भी काफी महत्वपूर्ण है और उस लिहाज से इस तरह की बयानबाजी दोनों सियासी दलों की तरफ से हो रही है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने यहां पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी पर भी बेहद जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन सामने है और इतना ही नहीं, जेएनयू में वे देश विरोधी उपद्रव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश विरोधियों के साथ खड़े होते हैं। धोखे की राजनीति करती है कांग्रेस और देश को जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। हाथरस को लेकर भी, हाथरस कांड को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राहुल गांधी पर भी हमला बोला है नरोत्तम मिश्रा ने। दरअसल लगातार इस तरह की बयानबाजी एक दूसरे पर कांग्रेस बीजेपी की ओर से हो रही है। बाई इलेक्शन के मद्देनजर क्योंकि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। उससे पहले अगर आपको और इस तरह के बयान सुनने को मिले तो जेपी धनुपिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। जेपी धनुपिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। धनुपिया जी, नरोत्तम मिश्रा न केवल मध्य प्रदेश की कांग्रेस बल्कि उनके निशाने पर अब राहुल गांधी भी आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस दंगाइयों के साथ खड़ी होती है, राहुल देशद्रोहियों का साथ देते हैं। ये तो पूरा देश जानता है कि नरोत्तम मिश्रा जी अपने आप के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस तरह की झूठी बयानबाजी करके अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। वास्तविकता यह कि चाहे यूपी का हाथरस तक देख लीजिए, मध्य प्रदेश में रोज होने वाले बलात्कार देख लीजिए, रोज महिला और कन्याओं के साथ उनकी हत्या देख लीजिए, ये सारे घटनाक्रमों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी जो अकेले नेता है प्रदेश के अंदर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हैं, आईना दिखाने वाला आदमी इनको ठीक नहीं लगता है, इनसे क्वेश्चन पूछने वाला आदमी देशद्रोही हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी की तरह ही नरोत्तम मिश्रा का सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा सिर्फ चुगलबाजी करते हैं, अपने आप को बस सुबह से शाम तक दिखाते हैं। बीच में तो यह हालत है, प्रधानमंत्री का आदेश भी नहीं मानते थे, मास्क तक नहीं पहनते थे, अभी उन्होंने मास्क पहन के अब दिखाना शुरू किया। आज भी आप देख लीजिए, आपके सामने फोटो है, बिना मास्क के खड़े हुए हैं। तो जो आदमी केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन नहीं करता हो, उसकी कितनी विश्वसनीयता होगी? ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या जवाब देना है, क्या चर्चा करना है इनके बारे में? ठीक जी जी धनुपिया जी, नरोत्तम मिश्रा तो हाथरस मामले में ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर आप जातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जातियों को बांटने या कांग्रेस जातियों को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जातियों को बांटने का काम नहीं करती। कांग्रेस तो सारी जातियों को सर्वधर्म सद्भाव लेके चलती है और धर्मनिरपेक्षता में एकता का अगर किसी ने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया है तो कांग्रेस पार्टी में है। जातियों में, वर्गों में बांटने का काम तो ये करते हैं। अभी इन्होंने परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास है पिछड़ा वर्ग की प्रकोष्ठ की मीटिंग बुलाई। क्या है भैया पिछड़ा वर्ग? सवर्णों क्यों नहीं बुलाया, दूसरों क्यों नहीं बुलाया? आप बंटवारा करते हो, मुख्यमंत्री निवास का राजनीतिक दुरुपयोग करते हो। इनको शर्म आना चाहिए। ये लोगों को डिवाइड करते हैं, ये बांटते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी जातिवाद की बात ही नहीं करी है। भाईचारा हमारा नारा रहा है, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। जी, लेकिन चलिए नरोत्तम मिश्रा इन बयानों पर रजनीश अग्रवाल जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, केवल हम ये मानकर चलें कि बाई इलेक्शन हो रहा है तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है और इलेक्शन के बाद शायद हमें ऐसे बयान ना कांग्रेस ना बीजेपी की तरफ से सुनाई दें?
देखिए, बयान का सवाल नहीं है, सवाल है तथ्यों का, सवाल है उन बातों का जिनको एजेंसीज को जो हासिल हुई हैं, सवाल है महत्वपूर्ण दंगाइयों के संरक्षण में, दंगाइयों को संरक्षण देने का सवाल केवल बयानबाजी का नहीं है। ये केवल महज बयान नहीं है। पीएफआई के फंडिंग और वहां उपद्रव, अराजकता फैलाने का तांडव कौन कर रहा था, कौन करने वाला था? किसी बलात्कार के की दलितों पर नाम पर राजनीति करने वाला कौन था? और पीएफआई के सामने कांग्रेसियों के संबंध कैसे हैं, किसी से छिपे हुए नहीं है। कर्नाटक में इनकी सरकार थी तो पीएफआई के मामले में कांग्रेस का संबंध स्पष्ट उजागर हुआ था। प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में बोलिए ना कुछ। 40 साल तक क्या है 10,000 से ज्यादा दंगे। राजनीति जी कुछ मालूम है भाजपा के बारे में? धनुप्रिया जी आ रहा हूँ आपके पास, जवाब दीजिएगा, आ रहा हूँ। करिए तो धनुप्रिया जरा सुन लीजिए। भीमा कोरेगांव की घटना में जो अर्बन नक्सलाइट के साथ कांग्रेस के कैसे संबंध है? क्या राजनीतिक संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं? ये समाज का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। जब कांग्रेस संकट में होती है, समाज का माहौल बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। इसमें कहीं कोई संदेह किसी को बचा नहीं है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से खारिज और बिहार से खारिज। रजनीश जी आ रहा हूँ आपके पास, धनुप्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। धनुप्रिया जी, अगर पीएफआई कनेक्शन सामने आया तो उस पर भी तो सफाई देनी होगी ना कांग्रेस को। आखिर ऐसे मामलों को बढ़ाने के लिए क्या पीछे से फंडिंग की जा रही थी? उसमें कहाँ हाथ था? क्यों लगातार इस मामले को कांग्रेस उठा रही थी? इस पर भी तो सवाल उठेगा। धनुप्रिया जी, रजनीश जी आ रहा, जवाब ले लीजिए धनुप्रिया जी। हेलो जी जी बोलिए। ऐसा है जी बोलिए। पूछिए कि अपराधियों को राजनीति बढ़ावा देने वाले लोग कौन हैं? जी, बलात्कार के 376 के अपराधी संसद में मंत्री बने बैठे रहे हैं। मालेगांव जैसे कांड के अंदर बम ब्लास्ट कांड की आदरणीय महोदया सांसद बनी है भोपाल से। अपराधी प्रवृत्ति को लौटने वाले लोग ये हैं। आज उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, संसद में जो बैठे हैं उसमें 75% लोग अपराधी जो भी रहे होंगे उनमें संख्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। अपराधियों का चोरी दामन का साथ है भाजपा का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। कल इन्होंने बहुत शुक्रिया जेपी धनुप्रिया जी आपका हमसे बात करने के लिए। रजनीश जी आपका भी धन्यवाद। तो लगातार चूंकि बाई इलेक्शन है और उससे पहले इस तरह के बेहद तीखे वार। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर भोपाल से है। 2 नाबालिग भाई लापता हो गए हैं। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। 14 साल का संदीप और 12 साल का मुन्ना लापता हो गए। एक हफ्ते में 12 नाबालिग अभी तक गायब हो चुके हैं राजधानी से। और एक बार फिर 2 नाबालिग बच्चे लापता हो गए। एक की उम्र 14 साल जबकि दूसरे की उम्र 12 साल है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही? कोई जानकारी पुलिस के पास या परिवार वालों से कोई फिरौती मांगी गई हो, पैसे की डिमांड की गई हो? देखिए, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में लगातार जो नाबालिग बच्चे हैं उनके अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है, मगर कह सकते हैं एकदम से बच्चों के लापता होने या अपहरण करने के पीछे एक बाढ़ सी आ गई है। हालांकि कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनका भी सुराग नहीं लग पाया है और ये सभी बच्चे नाबालिग हैं और एक सप्ताह में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी तक लापता हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो गए हैं और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती जरूर है इन्हें खोजने की। शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। खबर जबलपुर से, जहां 3 माह का गायब हुआ बच्चा मिल गया है। पुलिस को छिंदवाड़ा से यह बच्चा बरामद हुआ है। अपहरण कर मुंबई में बेचने की तैयारी थी इस बच्चे को। 17 सितंबर को बच्चे का अपहरण किया गया था। धादरा गांव में घर से सोते समय ये बच्चा गायब हो गया था। 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। बरगी के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरगी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि एक 3 माह का बच्चा गायब हो गया था जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अगली खबर भोपाल से, रेलवे अफसरों के रेस्ट रूम की निगरानी अब तीसरी आंख से होगी। गैंगरेप की घटना के बाद रेस्ट रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आरपीएफ के जवानों के पास इनकी लाइव फीड रहेगी, यानी कि पूरी मॉनिटरिंग अब रेस्ट रूम की लगातार होगी।